हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर 10th पेपर के 3 यूनिट हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में कंप्यूटर का लास्ट यूनिट जो कि दोस्तों 4 नंबर का यूनिट है और जिसका नाम है पावर पॉइंट, इंटरनेट, मल्टीमीडिया और कंप्यूटर का रखरखाव। इन सभी टॉपिक्स की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपका जो कंप्यूटर पेपर है 20 नंबर का है और इसके 3 यूनिट में हमने 16 नंबर का मैटर डिस्कस कर लिया है और ये अंतिम यूनिट आपका 4 नंबर का होने वाला है। इस तरह से आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है, जिसके दोस्तों सभी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जरूरी सारे लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ भी हमने अवेलेबल करवा दी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर से देखें ताकि आप इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स को जान सकें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पावर पॉइंट क्या है। तो पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने के लिए साधारणतया प्रयोग में लाया जाने वाला टूल है। पावर पॉइंट अगर दोस्तों आपने कंप्यूटर यूज करा है हल्का फुल्का भी, तब भी आप दोस्तों पावर पॉइंट के बारे में जानते होंगे। पावर पॉइंट में बेसिकली स्लाइड्स तैयार की जाती है। बेसिकली देखिए, वर्ड में क्या होता है, सिर्फ आप नोट्स तैयार कर पाते हो, बट पावर पॉइंट में क्या होता है, आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो, उसके साथ में उसमें स्लाइड ऐड कर सकते हो, स्लाइड के साथ में आप उसमें ऑडियो, वीडियो, ये सब आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, एनिमेशन उसमें डाल सकते हो, जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो इतने सारे काम इसमें रहते हैं। तो अब इसको आपको देखिए लैंग्वेज में किस तरह से लिखना है, आइए उसके बारे में जानते हैं। इसमें भी वर्ड प्रोसेसर की तरह ही काम होता है। जिस तरह से नोट्स वहाँ पर बनाए जाते हैं, वर्ड प्रोसेस के दस्तावेज में पृष्ठ बनते हैं, वैसे ही पावर पॉइंट में स्लाइड्स व इन स्लाइड में एनिमेशन का प्रयोग भी किया जाता है और अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है और इस संपूर्ण प्रदर्शन को वीडियो में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये क्या है, पावर पॉइंट है। इसके बाद में इसकी कुछ और जरूरी बातें जानते हैं। यह वक्तव्य, लेख, वार्ता एवं शिक्षा की बेहतर प्रस्तुति का एक सॉफ्टवेयर है जो स्लाइड्स के माध्यम से अलग अलग आकार प्रकार के साथ कार्यों को प्रस्तुत करता है। इसके स्लाइड्स को रंगीन अथवा श्वेत श्यामपट्ट दोनों की तरह काम में लिया जा सकता है, दोनों की तरह बनाया जा सकता है। इसमें आवाज और एनिमेशन भी जोड़े जा सकते हैं, जिसको देख करके दर्शक उसकी ओर आकर्षित हो पाएंगे और सुगमता से उसको समझ पाएंगे, डिटेल में उसको समझ पाएंगे। पावर पॉइंट का उपयोग कई अधिकारी, शिक्षाविद, कॉर्पोरेट जगत के कर्मचारी आदि अपनी बैठक तथा सभा को संबोधित करने एवं शिक्षा प्रदान करने में करते हैं। अपना जो कोई भी आपका मान लीजिए टॉपिक है, उसको आपको डिटेल में समझाना है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन उसमें तैयार करेंगे, अलग अलग फैक्ट्स उसमें जोड़ेंगे, उसमें कुछ एनिमेशन जोड़ेंगे। अगर उसका उससे रिलेटेड कोई वीडियो है तो वो क्लिप आप वीडियो की जोड़ पाएंगे। तो एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट का उपयोग कई अधिकारी, शिक्षाविद, कॉर्पोरेट जगत के कर्मचारी आदि करते हैं। और इसके बाद में देखिए, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पैकेज में कार्य करने हेतु विभिन्न टूल बार होती है, जिसके विभिन्न विकल्प हमें कार्य करने में सहायता करते हैं। रिबन, स्टेटस बार और स्क्रॉल बार, ये कुछ टूल्स हैं इसके, जो हमारी पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होती है उसको आसानी से कंप्लीट कर देते हैं। ये कुछ बातें आपको पावर पॉइंट में ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं वाईफाई के बारे में। वाईफाई देखिए, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, इसके बारे में ध्यान रखना है। और देखिए, वाईफाई के बारे में आप नॉर्मली जानते हैं कि वाईफाई क्या होता है। जिस जगह पर आप इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो मोबाइल नेटवर्क से, वहाँ पर आप वाईफाई जोड़ सकते हो। वायरलेस भी होता है और वायर वाला भी होता है, जो खंभों में तार जोड़ कर किया जाता है, तो वो सब होता है। इससे आप अनलिमिटेड इंटरनेट चला सकते हो। ये कुछ चीज़ें आप नॉर्मली जानते हैं, बट आप इसको लैंग्वेज में किस तरह से लिख पाएंगे, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, रेडियो तरंगों पर आधारित तकनीक के माध्यम से तारों के बिना नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। वाईफाई का उद्देश्य विभिन्न वायरलेस समर्थित युक्तियों के बीच संपर्क, उनके डिजिटल सामग्री का आदान प्रदान और साझा उपयोग करना सुनिश्चित करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, इससे देखिए उन स्थानों पर भी नेटवर्क सुविधा प्रदान करना संभव हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि उस स्थान पर समय के अभाव में तार बिछाना संभव नहीं हो पाता, जैसे कि पुरानी ऐतिहासिक इमारतें, महल और खुले इलाके आदि। इस तरह से आपको वाईफाई के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ के बारे में भी सिंपल इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए काम में लिया जाता है। साथ ही साथ देखिए, इसकी जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि इसका जो नामकरण है वो 10वीं सदी के डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर किया गया था। वो सब ब्लूटूथ के बारे में चीज़ें आप जानते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पावर पॉइंट के कुछ मुख्य टैब और इनका उपयोग क्या है। ये भी दोस्तों प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। देखिए, पहला यहाँ पर टैब आता है फाइल। फाइल में हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट प्रस्तुति को खोलते हैं और बंद करने का आदि का कार्य होता है। इसी से हम यहाँ पर क्लिक करके फाइल को अपनी को सेव कर पाते हैं। इसके बाद में होम टैब, देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, कोई भी टेक्स्ट खोजने आदि के कार्य जो है होम टैब में आप देख पाते हैं। इसके बाद में तीसरा टैब है इंसर्ट टैब। इसमें दस्तावेजों में पृष्ठ संख्या डालना, फुटनोट डालना, हेडर डालना, तस्वीर, फ्रेम आदि आप इसमें डाल सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पर ये पेज देख रहे हैं, इसमें मान लो हमें बॉर्डर लगाना है, वो आप इसमें लगा सकते हो। इसमें कुछ स्लाइडें डालनी है, नीचे फुटर पेज नंबर डालना है, वो आप डाल सकते हो। नीचे कुछ आपको फुटर डालना है, फुटर का मतलब है कि नीचे कुछ आपको लाइन लिखनी है, मान लो लेखक का नाम लिखना है और कुछ लिखना है, तो वो आप डाल सकते हो। हेडर ऊपर टॉपिक अगर आपको अलग कॉलम में डालना है तो आप हेडर इसमें बना सकते हो। तो इंसर्ट टैब में इतने सारे काम होते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है डिजाइन टैब। तो फॉन्ट चेंज आदि काम इसमें आप कर सकते हो। इसके बाद में पांचवा है रिव्यू टैब। इसमें
वर्तनी जांच एवं मेल आदि को आप मर्ज कर सकते हो। अगर आपकी कोई मेल है उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हो। इसके बाद में छठे नंबर पर है स्लाइड शो टैब। तो इस टैब के जो बार हैं उसमें हम स्लाइड रूपों में इसको देख सकते हैं। सातवें नंबर पर है एनिमेशन टैब। तो टेक्स्ट तथा ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लिप जो आर्ट हमें जोड़ना होता है, वर्ड आर्ट अगर हमें जोड़ना है, चित्र आदि जोड़ना है, तो वो सब हम एनिमेशन टैब में आकर के जोड़ सकते हैं। इसके बाद में आठवां टैब है व्यू टैब। इस टैब द्वारा प्रस्तुतिकरण कई तरह से देखे जा सकते हैं। जो हमने कंप्लीट जो प्रेजेंटेशन तैयार करी है उसको आप अलग अलग रूपों में यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर जो पावर पॉइंट के मुख्य टैब हैं उनके रूप में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट की बेसिक डिटेल्स आप जानते हैं, बट लैंग्वेज में आपको किस तरह से उसको ऐड करना है आइए हम जानते हैं। इंटरनेट विश्व का सर्वाधिक प्रजातंत्र या फिर नेटवर्क है। इस नेटवर्क से जुड़ने के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो पहला क्या है, एक कंप्यूटर आधारित उपकरण जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल इत्यादि आपके पास होना चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए। उसके बाद में दूसरा है एक मोडेम। यह एनालॉग अर्थात टेलीफोन के सिग्नल को कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर के डेटा को एनालॉग या फिर जो टेलीफोन है उसकी भाषा में सिग्नल में बदल करके संचार के साधनों से इंटरनेट पर भेजता है। तीसरे नंबर पर है एक टेलीफोन लाइन जो कि पुराने ज़मानों में हुआ करती थी, तो उसके बारे में बताया है। चौथे नंबर पर है इंटरनेट सेवा प्रदाता। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में पाँचवें नंबर पर है इंटरनेट चलाने के लिए सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट ब्राउजर आदि भी आपके पास होने चाहिए, तब आप इंटरनेट चला पाएंगे। इसके बाद में इसी से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग आप किस तरह से करते हैं। तो आपको देखिए, अगर मल्टीमीडिया का उपयोग पूछता है वो भी इसी तरह से होगा, या फिर और भी किसी चीज़ का उपयोग पूछता है तो देखिए सोशल मीडिया या फिर आप इंटरनेट की बात करें तो उन सब का शिक्षा में उपयोग इस तरह से होता है कि हमारे पास मान लो कोई टॉपिक है, वो हमें ऑफलाइन ढूंढने में उसको काफ़ी मेहनत लगती है, बट आप किसी टॉपिक को ऑनलाइन सर्च करेंगे तो तुरंत आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आप कम समय में जो अधिक जानकारी आप जान पाएंगे। और अब आइए जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या क्या उपयोग रहा है। पहला है विचारों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। चौथा बिंदु है किसी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए महाराणा प्रताप के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें ऑफलाइन ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है, बट आप ऑनलाइन सर्च करेंगे महाराणा प्रताप की जीवनी तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आपको ऑडियो देखना है तो गूगल पर आप सर्च करेंगे, विकीपीडिया से सारी जानकारी मिल जाएगी। पाँचवा बिंदु है कोई भी समाचार तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। छठा बिंदु है फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। सातवां बिंदु है इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब व अन्य वीडियो संबंधित वेबसाइट पर शिक्षण जो वीडियो है शैक्षणिक वो आप देख सकते हैं। आठवां बिंदु है किसी इंटरनेट आधारित प्रतियोगिता में आप भाग भी ले सकते हैं। नौवां बिंदु है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार इत्यादि में भी आप भाग ले सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हमारे जो जीवन है उसको आसान कर दिया है इंटरनेट ने। अब देखिए आप क्या करेंगे, समाचार अगर आपको कोई मिलता है तो किसी और से अगर आपको समाचार मिलता है ऑफलाइन वे में अगर आप बात करेंगे तो कई दिन लग जाते हैं एक समाचार को पहुंचने में। बट आज देखिए मान लो भूकंप आया तो भूकंप की जो अपडेट है वो कुछ ही सेकंड्स में आप तक पहुंच जाती है इंटरनेट के माध्यम से। या फिर मौसम खराब होने वाला है, बारिश आने वाली है, तो उसकी भी अपडेट तुरंत पॉपअप मैसेज के द्वारा, एसएमएस के द्वारा आपके इंटरनेट पर डाल दी जाती है, आपके मोबाइल में डाल दी जाती है। तो इंटरनेट से काफ़ी हद तक हमें सुविधाएं मिल रही है, सोशल मीडिया से, मोबाइल से हमें काफ़ी हद तक सुविधाएं मिली है, हमारा जीवन आसान हुआ है। तो इस तरह से आपको कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है ईमेल क्या है। ईमेल के बारे में कंप्लीट जो डिटेल्स है नॉर्मली वो आप जानते हैं, अगर आपने एक बार भी ईमेल कर रखी है तो सीसी बीसीसी ये जो सब डिटेल्स होती है। सीसी में क्या होता है कि एक ईमेल डालते हैं, बीसीसी में बहुत सारी ईमेल आप डाल सकते हैं जिनको आपको भेजना होता है, तो वो सब आप जानते हैं। सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है, जो टॉपिक आप जिस टॉपिक पर ईमेल लिख रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। नीचे आपका ईमेल का पूरा फॉर्मेट आ जाता है, तो वो सब बातें आप जानते हैं। बट आपको क्वेश्चन किस तरह से आपके आ सकता है, क्वेश्चन को किस तरह से आपको सोल्व करना है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी फुल फॉर्म होगी आज के समय में इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण सेवा में से एक है। ईमेल भी हमारी डाक प्रणाली की तरह ही होती है। डाक क्या है, ऑफलाइन है, और ईमेल क्या है, ऑनलाइन है, जिससे हम पत्र लिख करके अपने दूर स्थित रिश्तेदारों से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए डाक में क्या होता है, आप ऑफलाइन पत्र लिखेंगे उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आपको रहेंगी, कागज़ खराब होगा, और भी दोस्तों आपको जाने आने जाने में दिक्कतें होगी, तो वो सब दिक्कतें रहेंगी। बट अगर आप ऑनलाइन ईमेल भेजते हैं तो कुछ भी खर्चा नहीं लगा, कम समय में आप इंटरनेट के माध्यम से आप ईमेल भेज सकते हैं, कम समय में कम खर्च में। तो वो सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ईमेल के निम्न घटकों की हम बात करते हैं, क्या क्या ईमेल के लिए महत्वपूर्ण रहता है। पहला देखिए इनबॉक्स। इनबॉक्स में जो हमें ईमेल प्राप्त हुई है उनके भेजे जाने वाले का नाम, विषय, पाने की दिनांक, एक सूची होती है जिस पर क्लिक करके किसी भी ईमेल को पढ़ा जा सकता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है सेंट आइटम्स, यानी कि सेंट ईमेल्स के बारे में हमें दिखाएगा। हमारे द्वारा भेजी गई ईमेल का संग्रह आउटबॉक्स में रहता है,
जिसे कभी भी वापस आप देख सकते हैं। सेंड आइटम्स को आउटबॉक्स आप हिंदी में करेंगे तो इस तरह से रहता है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पर नवीन मेल या फिर न्यू मेल आप डालना चाहते हैं, तो नई मेल करने के लिए हमें इस विकल्प का सहयोग लेना होता है। इस विकल्प से हमें जिसे ईमेल भेजनी होती है उसका ईमेल आपको डालना होता है, उस ईमेल का जो विषय है वो डालना होगा, सब्जेक्ट डालना होगा, उसकी विषय वस्तु आपको नीचे डाल करके सेंड कर देंगे आप, तो ईमेल अगले आदमी तक पहुंच जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है, इसमें हम किसी भी ईमेल को लिख करके सुरक्षित रख सकते हैं। इस ईमेल को हम भविष्य में कभी भी काम में ले सकते हैं और उसको भेज पाएंगे। इसके बाद में 5 नंबर पर आता है फोल्डर्स। इसमें देखिए जो इनबॉक्स में हमें ईमेल प्राप्त हुई है उसको हम अलग अलग फोल्डर्स बना करके उसको सेव कर सकते हैं। फोल्डर्स का निर्माण करके ईमेल के विषय के अनुरूप उसे हम रख सकते हैं। तो इस तरह ईमेल के बारे में इन सब डिटेल्स को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन व्यापार के बारे में, इंटरनेट के जरिए व्यापार करना। वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना एवं बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई के लिए किया गया था। इसका दोस्तों सिंपल उदाहरण आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आप मान लो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई भी आपको प्रोडक्ट लेना होता है तो उसका सिंपली आप पेमेंट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, कुछ दिन में आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, ऑफलाइन आपके पास घर पे पहुंच जाएगा। इस तरह से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस से हो जाता है। इसके कुछ प्रकार भी रहते हैं, जैसे B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। B2C क्या होता है, एक कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाना। C2C क्या होता है, कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक पहुंचाना। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिनको हम आगे जानते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स के लाभ क्या क्या है। तो देखिए पहला क्या है, क्रेता को वस्तु एवं सेवाओं को चुनने के अनेक विकल्प मिल पाते हैं। अब जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी टॉपिक आप सर्च करते हैं, मान लो आपको कीबोर्ड सर्च करनी है, अब कीबोर्ड आप सर्च करेंगे तो अलग अलग ढेर सारी कंपनियों के कीबोर्ड आपके सामने आ जाएंगे, उनकी अलग अलग प्राइस आ जाएगी, किस प्रकार से उनको रेटिंग है वो आपके सामने आ जाएगी, तो आप ठीक वहां पर चूज कर पाएंगे। इसमें दोस्तों क्या होता है कि कम मूल्य पर आपको मिल जाती है, आप अलग अलग ऑप्शन वहां पर रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि कौन सा आपके जो बजट है उसके अकॉर्डिंग फिट हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सामान परचेस कर पाएंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत व समय में कमी भी यहाँ पर रहती है। चौथा नंबर है मार्केटिंग लागत में कमी। 5 नंबर पर है विश्वव्यापी बाजार की उपलब्धता। 6ठे नंबर पर आता है छोटे उत्पादकों को बड़े उत्पादकों के साथ में प्रतिस्पर्धा से मुक्ति। अब यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन है, आप कीबोर्ड सर्च कर रहे हैं तो कीबोर्ड, ढेर सारे कीबोर्ड वहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर ये नहीं है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो ऊपर आएगी या छोटी कंपनी नीचे आएगी। आप जिस प्राइस के अकॉर्डिंग वहाँ पर सर्च करेंगे तो वो उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपको कीबोर्ड दिखाई जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये बेनिफिट रहता है कि छोटे जो कंपनियां हैं वो उनको भी बेनिफिट रहता है, बड़ी कंपनियां हैं उनको भी बेनिफिट रहता है। यहाँ पर ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है व्यापार से व्यापार यानी कि B2B। अब ये क्या है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक किसी प्रोडक्ट को भेजना। इसके बाद में दूसरा आता है व्यापार से ग्राहक, कंपनी से सीधा प्रोडक्ट ग्राहक या फिर कस्टमर के पास आता है। तीसरे नंबर पर है उपभोक्ता के लिए व्यापार यानी कि कस्टमर से बिजनेस या कंपनी के लिए, आपको कस्टमर है, आपके पास प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे, कंपनी को बेच देंगे, तो वो यहाँ पर बताया है। इसके बाद में चौथा प्रकार है उपभोक्ता से उपभोक्ता यानी कि आप भी कस्टमर है और दूसरा व्यक्ति भी कस्टमर है, आपने अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो ये क्या हो गया, C2C हो गया यानी कि कस्टमर से कस्टमर तक। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कंप्यूटर हैकिंग के बारे में। कंप्यूटर हैकिंग के जरिए देखिए दोस्तों, ईमेल के जरिए आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है या फिर कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी आपका कंप्यूटर हैक करके आपका डाटा चोरी कर लिया जाता है। अब इसको आप लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे आइए जानते हैं। देखिए कंप्यूटर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर के डेटा को चुराने अथवा संशोधन की तकनीक और तरीके कंप्यूटर हैकिंग कहलाती है। जो व्यक्ति यह कार्य करता है, जो व्यक्ति हैकिंग का कार्य करता है उसको हैकर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम दोस्तों बात करते हैं तो एक हैकर किसी कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देता है जो कंप्यूटर के डेटा को कॉपी करके हैकर के ईमेल पर भेजता रहता है। इस तरह कई सारे पर्सनल डेटा चोरी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक ईमेल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपको अपने ईमेल का पासवर्ड बदलना है। हम जैसे लिंक पर क्लिक करके पासवर्ड चेंज करते हैं तो ईमेल का पेज खुलता है और पासवर्ड चेंज करते ही हमारा जो जो डिटेल्स हैं हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे लैपटॉप में, वो सब डिटेल्स जो है हैकर के पास पहुंच जाती है और हमारा जो डाटा है वो सारा हैक हो जाता है। इस तरह से आपको हैकिंग के बारे में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरस के प्रकारों के बारे में। पहला प्रकार है बूट सेक्टर, दूसरा है फाइल वायरस, तीसरा है मैक्रो वायरस। ये कुछ प्रकार आपको वायरस के ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब वायरस की बात हो गई है तो अब हम बात करते हैं एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपने कंप्यूटर को संदिग्ध प्रोग्राम से सुरक्षित रखता है। सॉफ्टवेयर
मैलिशियस कोड के लिए जांच करता है और अगर वायरस का पता लगता है तो वह वायरस के खतरे को दूर करने के लिए कार्य भी करता है, ऑटोमेटिकली वायरस को हटा देता है। तो एंटीवायरस का ये काम रहता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के रखरखाव के बारे में। कंप्यूटर का रखरखाव हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का किया जाता है। कंप्यूटर में कुछ चीज़ें जो होती है हार्डवेयर होती है जिनको हम छू सकते हैं, हाथ देख सकते हैं, और कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर होती है जो अंदर जो प्रोजेक्ट हमारी जो फाइलें वगैरह होती है तो वो अंदर रहती है सॉफ्टवेयर के रूप में। तो सॉफ्टवेयर का जो रखरखाव है उसका अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम व अन्य जो सॉफ्टवेयर हैं उनको सही रखने की एक सतत प्रक्रिया के रूप में। और हार्डवेयर का रखरखाव अपने कंप्यूटर को धूल की सफाई, हार्ड जो ड्राइव है, पंखे, बिजली की आपूर्ति आदि उपकरणों का रखरखाव से है जो हार्डवेयर घटक कार्य नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। अपने महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खो देना, निजी जानकारी की चोरी आदि बहुत ही बड़े भय हैं जिनके निवारण के लिए कंप्यूटर का रखरखाव की आवश्यकता रहती है। और टाइम टाइम पर सारी जो अपडेट्स हैं उनको अपडेट करते रहें, टाइम टाइम पर सारी चीज़ों को देखते रहें कि कहीं कोई वायरस तो नहीं आ गया है। तो वो सब चीज़ें हमें देखते रहनी चाहिए। कंप्यूटर की जो साफ सफाई है वो भी टाइम पर करते रहना चाहिए। तो ये कुछ जो है कंप्यूटर के रखरखाव के बारे में बताया है। इसके बाद में इस यूनिट का अंतिम टॉपिक आता है इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश क्या होता है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। विश्वकोश, विश्व ज्ञान कोश या फिर ज्ञान कोश, इस तरह से ये जो इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसी पुस्तक या वेबसाइट को कहते हैं जिसमें हर विषय से संबंधित जानकारी सम्मिलित होती है और वर्ण क्रम में व्यवस्थित भी होती है। विश्वकोश का अर्थ है विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार, ये आपको ध्यान रखना है। अतः विश्वकोश वह कृति है जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं का समावेश होता है। इसमें वर्णानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित अन्यान्य यानी कि अनेक विषयों पर संक्षिप्त किंतु तथ्यपूर्ण निबंधों का संकलन रहता है। यह संसार के समस्त सिद्धांतों की सामग्री है और विश्व के समस्त ज्ञान का इसमें भंडार होता है। तो इस तरह से आपको दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए अपने कंप्यूटर जो पेपर है आपका 20 नंबर का, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में दूर हुए होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और दोस्तों कंप्यूटर की पीडीएफ हमने अवेलेबल करवा दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कुछ जानकारियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।